कहानी की शुरुआत होती है साल 1923 टेनेसी से। छोटे रैफ और डैनी खेतों में एक पुराने टूटे हुए हवाई जहाज के साथ खेल रहे होते हैं। दोनों बच्चे ऐसे दिखावा कर रहे होते हैं जैसे वो पहली विश्व युद्ध के सिपाही हों। तभी वो रैफ के पापा को आसमान में अपना हवाई जहाज उड़ाते हुए देखते हैं। जब उनके पापा जहाज उतारते हैं तो ये दोनों बच्चे चुपके से उस जहाज पर चढ़ जाते हैं और खेलते खेलते गलती से इंजन चालू कर देते हैं। हवाई जहाज अचानक बिना कंट्रोल के आगे बढ़ने लगता है और दोनों बच्चे घबरा जाते हैं। कुछ मिनट तक जहाज भागता रहता है, लेकिन किसी तरह वो उसे खेत के बीचों बीच रोकने में कामयाब हो जाते हैं। जब दोनों वापस आते हैं तो डैनी के पापा गुस्से में उसे खींच कर ले जाते हैं और डांटते हैं कि वो रैफ के साथ क्यों घूमता है, क्योंकि रैफ पढ़ना लिखना नहीं जानता। ये सुनकर रैफ गुस्से में एक पुराना प्रोपेलर उठाकर डैनी के पापा को मार देता है और उन्हें गंदा जर्मन कहकर बुलाता है। तब डैनी के पापा बताते हैं कि उन्होंने जर्मनों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और वो चाहते हैं कि आज के बच्चे कभी उस डरावनी लड़ाई को न देखें। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। डैनी रैफ को गले लगाता है और कहता है, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। फिर वक्त बदल जाता है और कहानी पहुंचती है 1941 में। अब दूसरी विश्व युद्ध अपने चरम पर है। रैफ और डैनी दोनों एयरफोर्स में फर्स्ट लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। दोनों खतरनाक स्टंट दिखाकर सबको प्रभावित करते हैं। उनके साथी पायलट उनके फैन हैं, लेकिन मेजर डूलिटल उनकी हरकतों से परेशान रहते हैं। एक दिन मेजर डूलिटल रैफ को बुलाते हैं और बताते हैं कि उसका सिलेक्शन ब्रिटेन के ईगल स्क्वाड्रन के लिए हुआ है। अब रैफ को फैसला करना है, अमेरिका में रहना या लंदन जाना। जब रैफ डूलिटल से सलाह मांगता है तो वो कहते हैं, लंदन चुनो। बाद में रैफ डैनी को बताता है कि डूलिटल ने उसे लंदन भेजा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये रैफ का खुद का फैसला था। ये सुनकर डैनी बहुत उदास हो जाता है। रैफ हमेशा से डैनी के साथ लड़ाई लड़ना चाहता था, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसकी पीठ सिर्फ वही बचा सकता है। दूसरी तरफ एक ट्रेन न्यूयॉर्क जा रही होती है, जिसमें एवलिन और उसकी नर्स दोस्त बातें कर रही होती हैं। वो सब मिलिट्री में नर्स बनने का अपना अनुभव शेयर कर रही होती हैं। बातों बातों में एवलिन बताती है कि उसे 4 हफ्ते पहले रैफ से प्यार हो गया था और वो उसकी जिंदगी के सबसे रोमांटिक दिन थे। एवलिन की मुलाकात रैफ से तब हुई थी जब वो उसकी आंखों का टेस्ट कर रही थी। तभी उसे पता चला कि रैफ पढ़ने में बहुत कमजोर है, क्योंकि उसे डिसलेक्सिया था। लेकिन उसकी नजर बाकी सब चीजों में बिल्कुल सही थी, इसलिए एवलिन ने उसे पास कर दिया। टेस्ट के बाद जब एवलिन ने उसे इंजेक्शन लगाया तो दोनों के बीच बात शुरू हुई। उन्होंने अपने पिताओं के बारे में बात की, जो दोनों ही युद्ध के हीरो रह चुके थे। इसी दौरान रैफ ने लगातार एवलिन से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। अचानक रैफ की तबीयत खराब होने लगी। एवलिन को समझ आया कि उसने किसी और सोल्जर की रिपोर्ट लाकर फिर से इंजेक्शन लगवाया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे दोबारा देख सके। लेकिन डबल डोज लेने की वजह से रैफ बेहोश होकर गिर गया और उसका नाक जोर से टकरा गया। शाम को रैफ अस्पताल के बाहर एवलिन का इंतजार करता है। उसके हाथ में शैंपेन की बोतल होती है, लेकिन उसका नाक अब भी दर्द कर रहा होता है। एवलिन उसकी देखभाल करती है और इसी दौरान दोनों के बीच एक प्यारा सा किस होता है। दूसरी तरफ जब ट्रेन न्यूयॉर्क स्टेशन पहुंचती है तो रैफ एवलिन के लिए एक छोटा सा ओरिगामी बर्ड लेकर खड़ा होता है। उसके साथ उसकी टीम भी होती है। वो एवलिन और उसकी नर्स दोस्तों को अपने साथियों से मिलवाता है ताकि सब साथ में क्लब जाकर मजे कर सकें। सभी सोल्जर नर्सों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी लाइनें सुनकर नर्सें हंस पड़ती हैं। इसी बीच रैफ और एवलिन चुपके से निकल जाते हैं और हार्बर पहुंचकर एक पुलिस बोट चुरा लेते हैं। वो दोनों एक शानदार क्रूज शिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी गलती से उनका हाथ लीवर पर लग जाता है और प्लेटफॉर्म पानी में गिर जाता है। किस्मत अच्छी थी कि दोनों किसी तरह पकड़ लेते हैं और बच जाते हैं। रात को जब दोनों होटल लौटते हैं, रैफ एवलिन को बताता है कि वो लंदन जा रहा है और ये भी मानता है कि ये उसका खुद का फैसला था। रैफ वादा करता है कि वो वापस आएगा और एवलिन से कहता है कि वो ट्रेन स्टेशन पर ना आए, क्योंकि विदाई का वो पल बहुत दर्दनाक होगा। जाते जाते एवलिन अपना स्कार्फ उसे गिफ्ट के तौर पर देती है। अगले दिन डैनी रैफ को ट्रेन तक छोड़ने जाता है, लेकिन एवलिन भी आती है, हालांकि वो लेट हो जाती है। रैफ सिर्फ खिड़की से उसे देख पाता है जब ट्रेन चल रही होती है। दूसरी तरफ यूरोप में जंग और भी खतरनाक हो चुकी है। ब्रिटिश एयरफोर्स आसमान पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। रैफ को एक ऐसा प्लेन मिलता है जिसमें गोलियों के छेद और खून के धब्बे भरे होते हैं। ये प्लेन उस पायलट का था जो तब तक नहीं मरा जब तक उसने प्लेन लैंड नहीं कर लिया। इसी बीच अमेरिका में राष्ट्रपति अपनी टीम से कहता है कि हमें यूरोप की मदद करनी होगी ताकि नाजियों को हराया जा सके। लेकिन इस फैसले से जापान गुस्से में है और वो एक बड़ा प्लान बनाता है।
अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट को पर्ल हार्बर में खत्म करने का। कुछ समय बाद एवलिन की टीम और डेनी का स्क्वाड्रन पर्ल हार्बर भेजा जाता है। वहां पायलट अपने प्लेनों को मजेदार तस्वीरों और नामों से सजाते हैं। दिन बीतते जाते हैं और रैफ और एवलिन हमेशा एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते रहते हैं। इन चिट्ठियों में रैफ बताता है कि दोस्ती करना कितना मुश्किल है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन उसे ये गर्व है कि उसने अपनी टीम को अच्छे से लीड किया और अब तक एक भी लड़ाई नहीं हारी। उधर अमेरिका लगातार अपनी फ्लीट अटलांटिक में भेजता रहता है और एडमिरल को ये सब देखकर अजीब लगता है। वहीं जापान चुपके चुपके पर्ल हार्बर की तस्वीरें खींच रहा है और अपने टॉरपीडो तैयार कर रहा है एक बड़े हमले के लिए। एक दिन लंदन के बेस पर सायरन बज उठता है। रैफ और उसकी टीम तुरंत अपने प्लेनों में बैठते हैं और एक और खतरनाक हवाई लड़ाई की तैयारी करते हैं। लंदन में रैफ और उसकी टीम का तालमेल गजब का होता है। कुछ ही मिनटों में वो कई दुश्मन के प्लेन गिरा देते हैं, लेकिन तभी एक दुश्मन प्लेन रैफ के पीछे से अचानक हमला करता है और उसकी मशीन गन से गोलियां बरसाता है। इससे रैफ के प्लेन से तेल लीक होने लगता है और उसमें आग लग जाती है। रैफ कुछ देख नहीं पाता और बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैनोपी फंस गई होती है। किसी तरह वो शीशा तोड़ने के लिए गोली चलाता है, लेकिन तब तक दुश्मन फिर से फायर करता है और उसका प्लेन तेजी से नीचे गिरकर समुद्र में क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ डेनी एक नेवी शिप पर बॉक्सिंग मैच देख रहा होता है। वहां सभी सोल्जर अपने फाइटर के लिए चीयर कर रहे होते हैं और डेनी ने भी मैच पर पैसे लगाए होते हैं। उसका फाइटर जीतता है और डेनी खुश होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि उसे एक बहुत बुरी खबर मिलती है। कुछ देर बाद डेनी एवलिन से मिलने आता है और उसे बताता है कि रैफ कॉम्बैट में मारा गया। ये सुनकर एवलिन टूट जाती है। दोनों इस बात पर बात करते हैं कि रैफ के बिना सब कुछ कितना खाली लग रहा है। इसी दौरान डेनी को यह भी पता चलता है कि रैफ ने लंदन जाने का फैसला खुद लिया था। उस रात रैफ की टीम और नर्सें इकट्ठा होती हैं और सब मिलकर रैफ के नाम पर ड्रिंक करते हैं। ये उनके लिए रैफ को आखिरी अलविदा होता है। कुछ दिन बाद एवलिन को रैफ की लिखी हुई आखिरी चिट्ठियां मिलती हैं, जिन्हें पढ़कर उसका दिल और भी टूट जाता है। उधर जापान अपने बड़े हमले की तैयारी में जुटा रहता है। वो फेक मैसेज भेजकर अमेरिकन जासूसों को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस को शक हो जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। 3 महीने बाद डेनी और एवलिन अब भी साथ समय बिता रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के गम में सुकून ढूंढते हैं। एक दिन एवलिन अपना रूमाल रेस्टोरेंट में भूल जाती है, तो डेनी उसे वापस करने के लिए उसके घर जाता है। डेनी और एवलिन अब एक दूसरे से ज्यादा मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन एवलिन अब भी थोड़ी उलझन में रहती है। अगले दिन बाकी नर्सें एवलिन को छेड़ती हैं और कहती हैं कि आगे बढ़ना बिल्कुल ठीक है। उसी रात एवलिन रैफ की चिट्ठियां और वो ओरिगामी बर्ड एक डिब्बे में रखकर उसे अलविदा कह देती हैं। उधर वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी अधिकारियों को पता चलता है कि जापानी फ्लीट अचानक गायब हो गया है। उनके प्लेन भी उन्हें लॉकेट नहीं कर पा रहे, जो बहुत ही संदिग्ध है। दूसरी तरफ पर्ल हार्बर में डेनी अब एक शानदार टीम लीडर बन चुका है। एवलिन उससे मिलने आती है और डेनी अपने दोस्तों से कबूल करता है कि उसे रैफ की गर्ल से प्यार हो गया है, लेकिन दोस्त उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। फिर डेनी एवलिन को प्लेन में लेकर उड़ान भरता है और दोनों आसमान में खूबसूरत सनसेट का मजा लेते हैं। वापस आने के बाद दोनों पैराशूट स्टोर रूम में छिप जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह एवलिन को अपने के पर थोड़ा शक होता है, लेकिन डेनी उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है। दोनों डेटिंग शुरू करने का फैसला करते हैं। आने वाले दिनों में डेनी और एवलिन एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। उधर जापान और अमेरिका एक दूसरे पर नजर रखने में लगे रहते हैं। रोज प्लेन्स और शिप्स की पोजीशन बदली जाती है ताकि दुश्मन कंफ्यूज रहे। एक रात एवलिन अस्पताल में काम कर रही होती है। तभी वो ऊपर देखती है और चौंक जाती है। सामने रैफ खड़ा होता है। उसी समय डेनी को रैफ का एक लेटर मिलता है, जिसमें सच्चाई लिखी होती है। रैफ उस क्रैश में नहीं मरा था। वो बताता है कि एवलिन को सोचते सोचते उसने खुद को प्लेन से बाहर निकाला और किसी तरह तैरकर ऊपर आया। तभी एक फ्रेंच फिशिंग बोट ने उसे बचा लिया और वो फ्रांस में महीनों तक ठीक होता रहा। एवलिन रोते हुए रैफ को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है, क्योंकि उसे गिल्ट महसूस हो रहा होता है। तभी डेनी वहां आ जाता है और सब देख लेता है। रैफ हालात समझकर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर रैफ अपने पुराने दोस्तों के साथ बार में मिलने जाता है और अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। थोड़ी देर बाद डेनी भी बार में पहुंचता है। रैफ गुस्से में डेनी के नाम का मजाक उड़ाते हुए टोस्ट करता है। यहीं से दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। डेनी कहता है कि उन्होंने सोचा था कि रैफ मर गया है, लेकिन रैफ को लगता है कि डेनी ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में रैफ अचानक डेनी को घूंसा मारता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है।
बाकी लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई रोक नहीं पाता। दोनों बार में तोड़-फोड़ करते रहते हैं। तभी पुलिस पहुंचती है और सब लोग भाग जाते हैं। रैफ और डेनी कार में बैठकर वहां से निकलते हैं और एक सुनसान जगह जाकर रुकते हैं। डेनी दोस्ती वापस लाना चाहता है, लेकिन रैफ कहता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अगले ही दिन सुबह जापानी आर्मी अपने बड़े अटैक के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। अमेरिकी सेना को भी मैसेज मिलते हैं कि पीएस टॉक्स फेल हो चुके हैं और जापान अपनी कोर्ट मशीनें नष्ट कर रहा है। उधर अमेरिकन रडार पर एक बहुत बड़ी धुंध जैसी चीज दिखाई देती है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये प्लेन्स नहीं हो सकते क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। अमेरिकन को शक होता है कि अटैक होने वाला है, लेकिन कहाँ होगा ये नहीं पता। तभी जापानी फाइटर प्लेन्स पर्ल हार्बर पहुंच जाते हैं। कुछ पायलट्स जमीन के बहुत करीब उड़ रहे होते हैं और रास्ते में निर्दोष सिविलियंस को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बेस तक पहुंचते हैं, एक दमदार हमला शुरू हो जाता है। चारों तरफ मशीन गन्स और बमों से हमला होने लगता है। अमेरिकन सोल्जर्स बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और भागते हुए खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। हर जगह धमाके होते हैं और अब उन्हें जल्दी से काउंटर अटैक के लिए तैयार होना होगा। दूसरी तरफ रैफ और डेनी कार में सो रहे होते हैं कि अचानक जोरदार धमाकों से उनकी नींद खुल जाती है। वे तुरंत कार स्टार्ट करते हैं और अपनी टीम से मिलने निकलते हैं। इस बीच जापानी प्लेन्स लगातार अमेरिकन शिप्स पर बम गिरा रहे होते हैं। जहाज एक एक करके उड़ रहे हैं और सैकड़ों लोग मौके पर ही मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ नर्स एवेलिन ये हमला देखकर अपने दोस्तों को हॉस्पिटल भागने को कहती है। रास्ते में कई नर्सें गोलियों की बौछार में मारी जाती हैं। जापानी प्लेन्स इमारतों पर भी फायरिंग कर रहे होते हैं। चारों तरफ तबाही और लाशों का ढेर लगता जा रहा है। अमेरिकन सोल्जर्स जवाबी फायर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर रनवे तक भी नहीं पहुंच पाते। प्लेन्स भी धमाकों में उड़ने लगते हैं। रैफ और डेनी कार से कूदकर गोलियों और बमों के बीच से दौड़ते हैं ताकि एक सही सलामत प्लेन ढूंढ सकें। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मरीजों को खिड़कियों से दूर ले जाया जा रहा है और गद्दों से ढककर बचाने की कोशिश की जा रही है। रैफ और डेनी मदद के लिए फोन करते हैं, लेकिन बम धमाके से लाइन कट जाती है। मजबूरी में वे भागते हैं और डेनी बताता है कि पास में एक रनवे है जो अब तक सुरक्षित है। दूसरी तरफ कुछ जापानी प्लेन्स उन पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन रैफ और डेनी झुककर किसी तरह बच जाते हैं। हालांकि उनकी कार बुरी तरह डैमेज हो जाती है। समुद्र किनारे पर अमेरिकी जहाज डूब रहे होते हैं और सोल्जर्स तैरने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन्स उन्हें भी गोलियों से मार देते हैं। कुछ लोग जहाजों के नीचे छिपते हैं, लेकिन कई वहीं फंसकर डूब जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। नर्स और डॉक्टर किचन जैसी जगहों को मरीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। रैफ और डेनी अपने ग्रुप के साथ आखिरी बचे बेस पर पहुंचते हैं और जितने हथियार मिल सकते हैं उठा लेते हैं। सब फायरिंग करना चाहते हैं, लेकिन रैफ उन्हें रोकता है ताकि उनकी पोजीशन का पता न चले। जैसे ही जापानी प्लेन्स दूसरी तरफ मुड़ते हैं, रैफ सबको फायर का ऑर्डर देता है। अचानक जवाबी हमला होता है और कई सोल्जर्स मौके पर मारे जाते हैं। डेनी अपने दोस्त को मरते देख टूट जाता है, लेकिन रैफ उसे खींचकर बचाता है। मौका मिलते ही दोनों रनवे पर दौड़ते हैं और आखिरी बचे 2 प्लेन्स उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे पुराने दिनों में साथ उड़ते थे, वैसे ही दोनों एक टीम बनकर जापानी प्लेन्स को गिराना शुरू कर देते हैं। वे मिलकर कई दुश्मन प्लेन्स मार गिराते हैं और बेस को जितना हो सके बचाने की कोशिश करते हैं। जमीन पर मौजूद सिपाही भी फायरिंग करके दुश्मन के कुछ प्लेन गिरा देते हैं। रैफ और डेनी साथ मिलकर कई जापानी प्लेन गिरा देते हैं, जिससे दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में स्टाफ और साधन कम पड़ जाते हैं, इसलिए एवलिन को मरीजों को इस आधार पर बांटना पड़ता है कि कौन बच सकता है और कौन नहीं। तभी आम लोग भी वहां पहुंचने लगते हैं और नर्सेज को अपने साथियों का शव देखकर दुख होता है। बाद में सैनिक नामों से बचे हुए लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह लाशें ही मिलती हैं। रैफ और डेनी हॉस्पिटल जाकर खून दान करते हैं, जहां एवलिन के सामने माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। फिर वे एक उलटे पड़े जहाज में फंसे सैनिकों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय पर छेद नहीं कर पाते और सभी की मौत हो जाती है। अगले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति भाषण देकर जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। सलाहकार उसकी योजना को लेकर डरे होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति व्हील चेयर से उठकर दिखाता है कि सब कुछ मुमकिन है। इसके बाद शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है और एवलिन को पता चलता है कि रैफ और डेनी मेजर डूलिटिल के साथ एक सीक्रेट मिशन पर जाने वाले हैं। एवलिन बताती है कि वह डेनी के बच्चे की मां बनने वाली है। वह कहती है कि अपना पूरा दिल डेनी को देगी, लेकिन रैफ को भी जिंदगी भर प्यार करेगी। बाद में एवलिन दोनों को विदा करने आती है। रैफ अब डेनी की खुशी को स्वीकार कर लेता है।
विदा होते समय एवलिन डैनी से वादा करती है कि वह उसका इंतजार करेगी और उसे कभी नहीं छोड़ेगी। फिर दोनों डूलिटिल से मिलते हैं और पता चलता है कि उन्हें सिल्वर स्टार मिला है और कैप्टन बना दिया गया है। डूलिटिल बताता है कि यह मिशन बहुत खतरनाक है और शायद वे लौट कर न आए, लेकिन दोनों देश के लिए लड़ना चाहते हैं। बाद में रैफ एवलिन के खत जला देता है और डैनी को मिशन छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा होने की बात डैनी को नहीं पता होती, इसलिए वह मना कर देता है। इसके बाद टीम कई महीनों तक ट्रेनिंग करती है और आखिरकार 1942 में मिशन के लिए तैयार होती है। डूलिटिल जोशीला भाषण देता है और मैकेनिक प्लेन के भारी पार्ट्स हटाते हैं ताकि वे तेजी से उड़ सकें। वे टेस्ट ड्राइव करते हैं और डूलिटिल खुद भी अपने हुनर दिखाता है। प्लेन को अमेरिकन शिप पर लादा जाता है और डूलिटिल बताता है कि उन्हें टोक्यो पर हमला करना है। यह लंबी उड़ान होगी, इसलिए वे चीन में उतरकर ईंधन भरेंगे। डूलिटिल उन्हें सिखाता है कि चीनी भाषा में कैसे कहना है, मैं अमेरिकी हूं। रैफ और डैनी कम संख्या को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन डूलिटिल उन्हें भरोसा दिलाता है कि सबकी योजना तैयार है। वहीं बेस पर एवलिन अपने एक दोस्त की मदद से कम्युनिकेशन रूम में बैठती है ताकि वह डैनी और रैफ की खबर सुन सके। दूसरी तरफ डूलिटिल अपनी टीम को प्लान समझाता है और सबको चौंका देता है जब वो बताता है कि वह भी इस मिशन पर उड़ान भरेगा, जबकि उसके सीनियर्स इससे खुश नहीं होते। लेकिन तभी बुरी खबर आती है। जापानी सेना को उनकी मौजूदगी का पता पहले ही लग चुका है। डूलिटिल की टीम को यह जानकारी उनकी जासूसी से मिलती है, इसलिए सभी तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब वे चीन में रुक नहीं सकते। उनके पास पूरे सफर के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है, इसलिए वे प्लेन से जितना वजन हो सके कम करने लगते हैं। रवाना होने से पहले रैफ और डैनी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वादा करते हैं कि दोनों सावधान रहेंगे। फिर टीम जहाज के छोटे रनवे से उड़ान भरती है। जब वे टोक्यो की फैक्ट्रियों तक पहुंचते हैं तो तुरंत बम गिराना शुरू कर देते हैं। कई बिल्डिंग्स ध्वस्त हो जाती हैं। जापानी सैनिक अपनी गन लेकर जवाबी हमला करते हैं और कई अमेरिकी प्लेनों को नुकसान पहुंचता है। कई पायलट मारे जाते हैं, जिससे उनकी टीम और कमजोर हो जाती है। बाकी बची टीम दुश्मन की फायरिंग से बचते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी बुरी खबर आती है। उनका जहाज भी डूब चुका है, जिससे अब वे बेस से संपर्क खो देते हैं। एवलिन को भी अब कुछ पता नहीं चल पाता। टीम का ईंधन खत्म होने को है और सभी डरते हैं कि शायद वे बच नहीं पाएंगे। तभी रैफ को नीचे धान के खेत दिखाई देते हैं और वे वहीं लैंडिंग का प्लान बनाते हैं, लेकिन अचानक रैफ का प्रोपेलर बंद हो जाता है और उसकी लैंडिंग एक जबरदस्त क्रैश में बदल जाती है। चारों तरफ आग फैल जाती है। सर्वाइवर्स मलबे से बाहर निकलते हैं, लेकिन सामने से जापानी सैनिक हमला कर देते हैं। रैफ और उसकी टीम छिपकर जवाबी फायरिंग करती है, लेकिन बच निकलने की उम्मीद खत्म होने लगती है। तभी डैनी का प्लेन आसमान से आता है और सेकंडों में कई जापानी सैनिकों को मार गिराता है, लेकिन उसका प्लेन भी ईंधन खत्म होने की वजह से पास में क्रैश हो जाता है। रैफ और उसकी टीम दोस्तों को बचाने के लिए खेतों में दौड़ते हैं और रास्ते में छिपे दुश्मनों पर फायरिंग करते हैं। दूसरी तरफ रैफ डैनी को ढूंढता है। उसके गले में लोहे का टुकड़ा फंसा होता है। रैफ उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से एक जापानी सैनिक उस पर हमला कर देता है। तभी और भी सैनिक आते हैं और सारे अमेरिकन सोल्जर्स को पकड़कर बांधने लगते हैं। रैफ को पास में गिरी हुई बंदूक मिलती है और वो जल्दी से फायर करता है। कुछ दुश्मनों को मार देता है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं। जापानी सैनिक रैफ को मारने ही वाले होते हैं कि डैनी अचानक ढाल बनकर बीच में कूद पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर बाकी अमेरिकी सैनिक ग्रेनेड फेंकते हैं और आखिरी बचे जापानी सैनिकों को खत्म कर देते हैं। रैफ तुरंत डैनी के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि वो जल्द ही पिता बनने वाला है। वो उम्मीद करता है कि ये बात सुनकर डैनी जिंदा रहने की ताकत पालेगा, लेकिन डैनी मुस्कुराकर कहता है कि अब रैफ ही पिता बनेगा, और फिर उसकी जान चली जाती है। रैफ उसे अपनी बाहों में पकड़कर रो पड़ता है। कुछ देर बाद चीनी सेना आती है और सबको बचा लेती है। जब रैफ अमेरिका लौटता है, एवलिन उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो देखती है कि जो ताबूत लाया गया है वो डैनी का है। बाकी बचे सभी हीरोज, सोल्जर्स और नर्सेस को उनकी बहादुरी के लिए मेडल दिए जाते हैं। उनकी कहानी अमेरिका की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है और इसी हौसले से अमेरिका युद्ध जीतता है। आखिर में एवलिन अपने बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम डैनी रखती है। रैफ उसके पिता की तरह उसकी देखभाल करता है और उसे उड़ाना सिखाता है ताकि हमेशा डैनी की याद जिंदा रहे। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।